तो कहा था मैंने, ठीक है। चलो, सारे टाइप में से यही एक टाइप है जो थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंट हटके मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा है? बेरर डिबेंचर्स। क्या है बेरर का मतलब? क्या लिखा है मैंने? फिजिकली होल्ड। आपको मैंने आखिरी आखिरी में इसी का मीनिंग बताया था, बाकी सबका नहीं बताया था। क्या बताया था? जिसके पास फिजिकली होंगे, जिसके पास फिजिकली होंगे, ब्लैंक नेम होता है। कौन इसका मालिक है ये नहीं पता। जो होल्ड करके रखेगा, अगर ये सर्टिफिकेट मेरे पास है तो मैं इसका मालिक हूं। अगर ये चोरी हो गया तो चोर उसका मालिक है, क्योंकि नाम तो लिखा नहीं है। रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड का ठीक ऑपोजिट। रजिस्टर्ड मतलब जिसका नाम लिखा है। दीक्षा आप भी बैठ सकते हो बेटा। बेरर मतलब क्या? जिसका नाम लिखा नहीं है, ठीक है। तो बेरर डिबेंचर मतलब फिजिकली होल्ड की बात हो रही है। चलो, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बेरर डिबेंचर। कंसीडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीनिंग दे कैन बी ट्रांसफर फ्रीली। नाम नहीं लिखा है, किसी को फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर मेरे डिबेंचर में नाम लिखा है, फ्रीली ट्रांसफर, देखो ट्रांसफर तो ये भी हो सकता है। फ्रीनेस का इनका मतलब क्या है कि वो फॉर्मेलिटीज, वो रजिस्ट्रेशन, है ना। हमारे तुम्हारे बीच में एक ट्रांसफर डीड बनेगा, फिर वो कंपनी को देना पड़ेगा, फिर उसमें से मेरा नाम कट करके सामने वाले का नाम लिखना पड़ेगा, ये सब होता है ना। तो बेरर मतलब नाम नहीं लिखा। जब नाम नहीं लिखा है, दैट मीन्स मैंने अनुष्का को दिया, अनुष्का ने विधि को दिया, विधि ने किसी को भी दिया, तो और आसानी से आप करो बिना किसी फॉर्मेलिटी के, ठीक। ट्रांसफर बाय डिलीवरी। डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर सिंपली, आप बस डिलीवर दे दो। ये शेयर वारंट में भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, द पर्सन, साफ क्या बोल दिया? जिसके पास होगा वही मालिक। पर्सन टू होम द बेरर डिबेंचर इज ट्रांसफर बिकम द होल्डर इन ड्यू कोर्स, गेन द राइट टू रिकवर द प्रिंसिपल एंड क्या लिखा है? कोई भी उसमें अक्रूड इंटरेस्ट है वो सब उसी को मिलेगा जिसके पास है, जो लेकर पहुंच जाएगा कंपनी के पास, ठीक है। नो नीड फॉर द रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्टर्ड नहीं होते, इसमें नाम नहीं होता है। नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओनरशिप, क्योंकि ये ब्लैंक है, नाम नहीं लिखा है इसमें। हाउएवर जो होल्ड करता है वही बेनिफिट के लिए क्लेम करेगा। लेकिन बहुत रिस्की है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्यों रिस्की है? चोर भी ले जा रहा है तो चोरी, वो लेके अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो वो सारे के सारे उसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल सब ले लेगा। समझ में आया? अब बता पाओगे? डिलीवरी बेसिस में, है ना, डिलीवर्ड किया, सामने वाले के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर में नाम नहीं होता है, बन जाएगा। बहुत कम करते हैं क्योंकि रिस्की बहुत है, लेकिन हाँ जिसको करना है वो ये कर सकता है, ठीक है। चलो, कम है, ज्यादा नहीं। चलो, यहां तक चीजें पढ़ ली थी। अब यहां से फ्रेश टॉपिक, ठीक। चलो, बताओ हेडिंग क्या लिखा है? ये टर्म आपने पहले भी सुना है, क्या मीनिंग बता पाओगे? सिमिलर ट्रीटमेंट। ये मेरे ऑलरेडी डिबेंचर होल्डर है, ये मेरे पुराने डिबेंचर होल्डर है। तुम्हें मैंने नए डिबेंचर इशू किए, तुम्हें मैंने नए डिबेंचर इशू किए, ठीक है। दोनों के दोनों सिमिलर है, दोनों को परिपासु ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर जब मैंने डिबेंचर इशू किया था उस टाइम पे जो ऑफर डॉक्यूमेंट मिला था, उस ऑफर डॉक्यूमेंट मैंने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी कि भैया जो भी नए शेयर इशू कर रही हूं मैं, ये परिपासु परिपासु बेसिस में कर रही हूं। दैट मीन्स आप और ये दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर की बात हो रही है, आओ थ्रू एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले, परिपासु का मतलब इक्वल स्टेटस, इक्वल रैंक, इक्वल ट्रीटमेंट, परिपासु का वर्ड का मीनिंग। चलो, इफ डिबेंचर आर इशूड, अगर डिबेंचर इशू किए हैं और उनके ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है परिपासु, दैट मीन्स पुराने और नए डिबेंचर को, देखो तुम तो पुराने हो चुके हो, परिपासु कहां लिखा होगा? जब मैं नए डिबेंचर होल्डर को ऑफर डॉक्यूमेंट दूंगी, उनके उनके ऑफर डॉक्यूमेंट परिपासु क्लॉज लिखा होगा। ऑल द डिबेंचर होल्डर विल बी शेयर इक्वल सिक्योरिटी, ये है इंपॉर्टेंट। मैंने जब इनको डिबेंचर इशू किया था ना, तो ये डिबेंचर सिक्योर्ड थे। क्या सिक्योर्ड डिबेंचर समझते हो? कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, ये बिल्डिंग गिरवी है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर तुम सिक्योर्ड हो, कौन से एसेट्स गिरवी रखे? ये बिल्डिंग, डन। अब जब मैंने नए डिबेंचर इशू किए और इसमें परिपासु क्लॉज लिखा, दैट मींस यही सेम प्रॉपर्टी इनके लिए भी गिरवी। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर तुम्हारा पैसा नहीं चुकाया, अगर तुम्हारा पैसा नहीं चुकाया तो इस बिल्डिंग को बेच के तुम्हारा पैसा रिकवर होगा। अब ये लोग भी आपके साथ ये बिल्डिंग, ये मॉर्गेज, ये सिक्योरिटी शेयर करेंगे। बुरा लग रहा है, डर लग रहा है कि हमें हमारे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, अब ये लोग भी आ गए हक जताने।
इसीलिए पहले आप लोगों से पूछा जाएगा, शोल्डर से पूछा जाएगा, एसआर पास करवाया जाएगा। परी पासु क्लॉज डालने से पहले पूछना पड़ता है। अगर सब हाँ बोलेंगे, हाँ कैसे बोलेंगे, पूरी कैलकुलेशन देखेंगे ना। तुम्हारा 10 लाख का लोन है, प्रॉपर्टी मेरी 10 करोड़ की है, तो तुम्हें अब टेंशन हो रही है क्या? नहीं, तुम लोग का तो पैसा मिल ही जाएगा और नए लोग भी आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टी ही भाई 20 लाख की है, तुम्हारा 10 लाख का लोन है, जब तक हम रीपे करेंगे हो सकता है प्रॉपर्टी और कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, जो भी है रिस्क है। तो इसीलिए प्रॉपर फॉर्मेलिटी फुलफिल की जाती है। इसीलिए इशू करते वक्त लिख दिया जाएगा। अगर इशू करते वक्त लिखा नहीं है दैट मीन्स आप लोग सेम नहीं हो। आओ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलो, अगर परिपासु क्लॉज लिखा है दैट मींस इक्वल ट्रीटमेंट होगा, गेट रीपे इक्वल फेयरली प्रोपोर्शनेटली। मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख है और तुम्हारा लोन 10 लाख का है और उनका लोन कितना है, 30 लाख का है, तो अब खतरा तो दिख रहा है। प्रोपोर्शनेटली मतलब दोनों इक्वल हो ना, हम अलग मानेंगे नहीं इनको, और जिसका जितना बनेगा मतलब तुम्हारा भी कम आधा पे होगा, तुम्हारा भी आधा पे होगा, ठीक है। इसीलिए पूछ के करना पड़ता है। इफ द कंपनी unable to pay in the full, example, if company A issue two type of debenture with the, क्या लिखा है, परिपासु क्लॉज, बोथ तुम्हें किया था और तुम्हारे साथ इन्हें भी दे दिया, तो दोनों को दोनों क्या हो गए, अब परिपासु ट्रीटमेंट हो जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द रिपेमेंट। मान लो परिपासु क्लॉज नहीं है, मान लो परिपासु क्लॉज नहीं लिखा है इनके इसमें, तो एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी इशू करती है 10 लाख के डिबेंचर इशू करती है एक्स को, कब, 2022 को, ठीक है। 10 लाख के डिबेंचर इशू करते वाई को 2023 में, डन। इन 2025 कंपनी शट डाउन, कंपनी बंद हो गई और कंपनी को देने के लिए बचा ही कितना, 10 लाख। क्योंकि परिपासु नहीं थे ये लोग, अगर ये परिपासु नहीं थे तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जिन्हें पहले डिबेंचर इशू किया गया है। कंपनी खत्म हो रही है, कंपनी वाइंड अप हो गई है, कंपनी पहले प्रेफरेंस उनको देगी जिनसे पहले पैसे लिए थे, बचे ही 10 लाख है, तो भाई इनसे 10 लाख लिए थे, तो व्हाट हैपेंड सिंस नो परिपासु क्लॉज, तो सबसे पहले ओल्ड डिबेंचर को पूरे 10 लाख दिए जाएंगे और इनके लिए पैसा बचा ही नहीं है, इनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसमें परिपासु लिखा होता तो मुझे सेम एग्जाम्पल में बताओ, इस एग्जाम्पल में क्या होता, प्रपोर्शनेट, दोनों का 10-10 लाख है ना, तुमको मिलते 5 लाख और तुमको मिलते 5 लाख, मतलब परिपासु क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की मर्जी होती है कि जब वो नया इश्यू करेगी उसमें वो क्लॉज डाले चाहे ना डाले। अगर उन्हें डालने की इच्छा है तो पहले पूछो, अगर आपकी सहमति आती है तो डालने का, मना कर दिया तो नहीं डालने का, ठीक। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग किस में हो रही है, सिक्योरिटी में, ठीक है। चलो फटाफट रीड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डिबेंचर यूजुअली इशू इन दी सीरीज, डिबेंचर इशू किया जाता है सीरीज, है ना, इस साल क्या, फिर नेक्स्ट ईयर जो भी है, विद द परिपासु क्लॉज इट्स फॉलो दैट दे वुड बी ऑन द इक्वल, इक्वल क्या लिखा है, फुटिंग एज दी सिक्योरिटी, दोनों का इक्वल है ना, बराबर रैंक है। शुड बी सिक्योरिटी टू बी एनफोर्स, द अमाउंट रिलाइज शैल बी डिवाइडेड प्रोराटा, प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस में किया जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज डिरेक्टली इन द इवेंट ऑफ दी, अगर कुछ भी डिफिशियंसी आती है एसेट्स में, एसेट्स की अगर शॉर्टेज हो जाती है, जैसे मेरे एग्जांपल में बचे 10 लाख है, अब भैया 20 लाख देना है, तो आप क्या करें, ठीक है, दे विल अबेट दी प्रोपोर्शनेटली, हम उन्हें आधा आधा कर कर देंगे अगर परिपासु है तो। दी एक्सप्रेशन परिपासु का मतलब क्या है कि इक्वल स्टेप इक्वल ट्रीटमेंट एट द सेम रेट एट अ पार, व्हेन इट सेड द एक्जिस्टिंग डिबेंचर शैल बी इशूड परिपासु क्लॉज, इट इंप्लाई दैट नो डिफरेंस विल बी मेड बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू, कोई भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। If the word परिपासु is not used, debenture will be payable according to the date of issue. हमारी इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, डेट ऑफ इश्यू को। अब जैसे मेरे एग्जाम्पल में तुम्हें पहले इश्यू किया गया तो तुमको इंपॉर्टेंस मिलेगी, एंड इफ they are issued on the same day they will be payable accordingly their numerical order। दोनों को आज ही क्या आज किया है, पहले किसको किया, किसका पहले नंबर है, तुम्हारा पहले नंबर है तो तुमको, इनका पहले नंबर है तो इनको, क्या ये बात समझ में आ रही है। चलो फिर क्या लिखा है, however a company cannot issue new series of debenture rank pari passu with a prior series, सीरीज पहले बता दी जाती है, ठीक है, unless the power to do so express, ठीक है, रिजर्व, ये सारी चीजें की पावर होनी चाहिए तभी आप ये काम कर पाओगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट क्लियर है, याद रहेगा परिपासु क्लॉज का मतलब। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, शेयर्स जानते हो, स्टॉक जानते हो, क्या डिफरेंस है,
बंच ऑफ शेयर्स और सिंगल, यहाँ पे भी है। डिबेंचर मतलब सिंगल, डिबेंचर स्टॉक मतलब बंच। चलो, अ कंपनी इंस्टेड ऑफ इशूइंग डिबेंचर ईच, एक एक को डिबेंचर देने से अच्छा क्या है, क्या कर लो, एग्रीगेट साथ में डिबेंचर स्टॉक इशू कर लो। सीधे नीचे लाइन में आएंगे, डिबेंचर स्टॉक क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए। याद रखना, जितने भी स्टॉक होते हैं फुल्ली पेड होते हैं, उनका स्टॉक तभी बनता है जब वो फुल्ली पेड होते हैं, अदरवाइज वो फुल्ली पेड स्टॉक नहीं बनेंगे। डिबेंचर में और मे नॉट बी फुल्ली पेड, हम इन्हें किश्तों में भी मंगा सकते हैं, ठीक है। बाकी पैराग्राफ एकदम जनरल है ना, बीच की चीजें आप एक बार वर्ड रीड कर लेंगे, ठीक। चलो, अब यहां से आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ए पार्ट का। आपके ए पार्ट में मैंने क्या बताया था, आपको क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, डिबेंचर बॉन्ड, और बी पार्ट में डिपॉजिट। तो अब ये सेक्शन नंबर भी याद होना चाहिए, ठीक। चलो, हेडिंग पढ़ो, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ द डेट सिक्योरिटी, सेक्शन 71। सेक्शन 71 हम क्या बेयर एक्ट समझते हैं, क्या होता है बेयर एक्ट, बताओ जरा। वेरी गुड। बेयर एक्ट मतलब कि एग्जैक्ट जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, ठीक है। सेक्शन 71 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हट गया है, 12, 13, टोटल सबसेक्शन कितने हैं, सेक्शन 71 के टोटल सबसेक्शन है 13। आपकी बुक ने सेक्शन 71 का सबसेक्शन 1 बताया, फिर बहुत सारी बातें बताई है, 4 पन्ने बाद उन्होंने 2, 3, 4 मतलब सब इधर उधर घुमा फिरा के बताया। मैं पहले आपको बेरेट की लैंग्वेज रीड करवा दूं, सीक्वेंस वाइज पढ़ा दूं, और कहां कहां वो मॉड्यूल में ढूंढ ढूंढ के आपको बता दूंगी, क्योंकि सब उन्होंने सीक्वेंस वाइज बस नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं बस आपको चाहती हूँ सीक्वेंस वाइज पढ़ाना, इसलिए पहले पढ़ाऊंगी फिर आपकी बुक के पास लेके जाऊंगी। जैसे आपको सबसेक्शन 1 मिल गया, ये सबसेक्शन 2, 3, अब 3 के बाद 4 आना चाहिए, क्या आ रहा है 4, नहीं, क्या आ रहा है 4, नहीं, आया आया, बिल्कुल नहीं आया, आया आया, उन्होंने कहा रुको रुको, पहले एक बार सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 को फिर से बता दें हम। फिर उन्होंने बताया भी नहीं है, ये है सबसेक्शन 4, मतलब कि 1, 2, 3 बताएंगे, फिर 1 बता देते, फिर अचानक से 4 बताते, फिर वापस आते। तो एक बार मैं पहले आपके दिमाग में पूरी प्रोसेस क्लियर कर दूं, उसके बाद बुक से रीड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो डायरेक्ट से पूरी लैंग्वेज रीड कर रही हूं, तो सब लोग अभी पूरा का पूरा स्क्रीन में ध्यान देंगे, है ना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कब कहां कैसे मिलेगा एक एक चीज में रीड करवाऊंगी, ठीक। चलो, रीड करते बनता है, क्या बोलते हैं, सेक्शन सेक्शन 71 सब सेक्शन 1, कभी भी आपको दिखेगा ऐसे दो तरीके से, सबसेक्शन 2 उसके नीचे है ना, इसको हम बोलते हैं मेन प्रोविजन, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन प्रोविजन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोविजन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन। एक होता है मेन प्रोविजन, और जो कुछ भी प्रोवाइडेड दैट से चालू हो जाएगा वो उसी की ही कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता है, ठीक है। चलो, तो मेन प्रोविजन क्या बोलता है, रीड करेंगे। सेक्शन 71 का सब सेक्शन 1 बोलता है, अ कंपनी में, अ कंपनी में मतलब क्या, चाहे तो, अ कंपनी में इशू डिबेंचर विद द ऑप्शन टू कन्वर्ट, कंपनी चाहे तो डिबेंचर इशू कर सकती है, किस ऑप्शन के साथ, कन्वर्ट वाला या फिर नॉन कन्वर्ट वाला, मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कंपनी की अगर इच्छा है तो कन्वर्ट वाला कर दे, सच डिबेंचर इनटू शेयर्स, जो कन्वर्ट होगा किसमें, शेयर्स में, आइदर होली या फिर पार्टली, कुछ याद आना चाहिए। आपका डिबेंचर पार्टली भी क्या हो सकता है, कन्वर्टेबल, या फुल्ली कन्वर्टेबल भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम पर। क्या सबसेक्शन 1 समझ में आया। सबसेक्शन 1 बोलता है कंपनी चाहे तो कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकती है, फुल्ली कर सकती है, पार्टली कर सकती है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, प्रोवाइडेड दैट, मेन प्रोविजन का सबसेक्शन, सॉरी, मेन प्रोविजन का प्रोविजन बोलता है इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगर आप लेकर आते हो कन्वर्ट करने वाला डिबेंचर, आपका कन्वर्टेबल है, सच डिबेंचर किसमें कन्वर्ट होता है, शेयर्स में, होली या पार्टली, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, जब भी आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करोगे तो शेयर होल्डर से पहले एसआर पास कराओ। अगर वो हाँ बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो आगे चल के क्या बनने वाले, तुम लोग शेयर होल्डर हो, मैं इनको डिबेंचर इशू करने वाली हूँ, कौन सा वाला, कन्वर्टेबल वाला,
तो मैं तुमसे पूछूंगी, क्योंकि आगे चल के ये तुम्हारे बराबर में आने वाले हैं, परिपासु, इक्विटी में भी तो यही है ना, इनको भी हक मिलने वाला है, वोटिंग देने वाले हैं, तो इसीलिए आपसे पहले पूछा जाएगा। क्या प्रोविजन समझ में आया? सबसेक्शन 1 क्लियर है? वापस सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? कंपनी चाहे तो कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकती है, होली या फिर पार्टली, लेकिन जब भी वो करेगी एसआर पास करेगी, एसआर पास कर कर पहले पूछेगी तब कन्वर्टेबल इशू करेगी। सबसेक्शन 1 कंप्लीट। सबसेक्शन 2 बोलता है नो कंपनी इशू एनी डिबेंचर जिसमें वोटिंग राइट हो। डिबेंचर में वोटिंग राइट होते हैं क्या? नहीं। तो ऐसा कोई डिबेंचर इशू मत करना विद वोटिंग राइट। अब आके चलकर कन्वर्ट हो जाता है तब वोटिंग राइट मिलेगा बाद में, लेकिन जब इशू किया तो क्या उसी टाइम से वोटिंग पावर होगी? क्या नहीं। क्या सबसेक्शन 1 एंड 2 क्लियर है? चलो सबसेक्शन 3, सिक्योर्ड डिबेंचर may be issued by the company subject to terms and condition। जब तुम सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करोगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी होते, अगर सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किया तो याद रखना टर्म्स एंड कंडीशन वो करना जो प्रिस्क्राइब्ड है। अब इन्होंने प्रिस्क्राइब करने के लिए क्या बता दिया? रूल 18, शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014। मैं जब आपकी बुक में अभी आपको दिखा रही थी तो हमें सबसेक्शन 1 मिल गया था, 2 मिल गया था, 3 के बाद लंबा चौड़ा जो था ना वो प्रिस्क्राइब रूल्स थे। मतलब जो तुम्हारी बुक है, बुक एक्ट और रूल दोनों का मिक्स करके बता रही है। मैं बेयर एक्ट से पहले आपको पूरा पूरा एक्ट की बात बता दूं, फिर रूल्स के साथ पढ़ेंगे। एक्ट की पूरी बात बता दो फिर रूल्स के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस रूल नंबर 18 यस हम पढ़ेंगे। इन्होंने जो ये लंबा चौड़ा बताया ना, ये जो लंबा चौड़ा बताया ये रूल्स चालू हो गए, ये रूल्स चालू हो गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पूरे रूल्स चालू हो गए। इस कारण से आपकी जो मॉड्यूल है वो एक बार में बता नहीं पा रही है, लेकिन मैं एक बार में बता दूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो याद रखना रूल्स किस में पढ़ेंगे? सबसेक्शन 3 में पढ़ेंगे। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करोगे ना तो टर्म्स एंड कंडीशन लिखना। टर्म्स एंड कंडीशन वो लिखना जो कंपनीज के रूल्स ने प्रिस्क्राइब करके रखी है। 3 पॉइंट समझ में आ गए? पहला, कंपनी कन्वर्टेबल करेगी, एसआर पास कर ले पहले अगर कन्वर्टेबल करना है। दूसरा पॉइंट, वोटिंग राइट्स वाले डिबेंचर इशू मत करना। तीसरा, सिक्योर्ड करोगी, टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में। चलो फोर्थ पॉइंट, डिबेंचर आर इशूड बाय द कंपनी। डिबेंचर कौन इशू कर रहा है? कंपनी। अंडर दिस सेक्शन कंपनी शेल क्रिएट, ये क्या लिखा है? ये एक अकाउंट होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। थोड़ा अभी अकाउंट से सुन ही लिया होगा, है ना? नहीं सुना है क्या? वेरी गुड, ट्रांसफर करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डीआरआर अकाउंट बोल सकते हो शॉर्टकट में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। एक डीआरआर अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बच्चों क्यों ये अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है? ताकि बाद में एक तरफ एक साथ बर्डन ना आए, इसलिए अभी थोड़ा 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 आप क्या करते जाओगे? रिजर्व में पैसा डालते जाओगे। किससे? आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ द, क्या लिखा है? इस पैसे को आप यूज कर सकते हो किस में? नहीं नहीं, इन्होंने कहा उस प्रॉफिट को जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है उस पैसे को कहां डालो? इस डीआरआर अकाउंट में डालो। और जो ये अमाउंट क्रेडिट हो गया इस अकाउंट में, नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी एक्सेप्ट, एक ही पर्पस के लिए यूज होगा, वो क्या है पर्पस? रिडम्पशन। चलो, इन्होंने कहा वो प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है उस पैसे को रिजर्व में डालो, और इससे पैसा तभी निकालना जब रिडम्पशन होगा, जब वो समय आ जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। 1 2 3 4 याद होता जा रहा है? पहला, कन्वर्टेबल एसआर पास कर कर। दूसरा, बिना वोटिंग राइट वाला डिबेंचर। तीसरा, सिक्योर्ड के लिए टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रिस्क्राइब्ड है। पक्का? चलो फोर्थ क्या बोला? डीआरआर अकाउंट बनाओ भाई, पैसे डालो और एक ही पर्पस के लिए यूटिलाइज होंगे, रिडम्पशन। चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसेक्शन 5, नो कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस। जब मैं डिबेंचर इशू करूंगी तो ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस समझाने के लिए, ठीक है। अगर प्रोस्पेक्टस दिया, ऑफर दिया, या कोई भी तरीके का इनविटेशन आप दे रहे हो जनता को डिबेंचर इशू करने के लिए, साफ बोला कोई भी कंपनी नहीं देगी प्रोस्पेक्टस ऑफर। सिंपल भाषा में बोलूं, डिबेंचर 500 से अगर ज्यादा है, डिबेंचर अगर 500 से ज्यादा है तो आपको रखना पड़ता है एक डिबेंचर ट्रस्टी। अब इस हीरो की एंट्री हुई, कौन है डिबेंचर ट्रस्टी जरा बताओ? वेरी गुड, आईटेक्स कंपनी तुम्हें डिबेंचर इशू कर रही है,
ठीक है, मैं हूं ट्रस्टी, तुमसे जो पैसा आईटेक्स कंपनी ने लिया, ठीक है, सही जगह ले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तुमसे कस्मे वादे किए थे सिक्योर्ड डिबेंचर के कि ये बिल्डिंग गिरवी है और इस बिल्डिंग को बेचने की तैयारी चल रही है। इन सब का ख्याल किसको रखना है? डिबेंचर ट्रस्टी को। भाई जो शेयर होल्डर्स थे ना, वो वोटिंग आकर डिसीजन करते थे, उंगली करते रहते थे। तुम लोग को तो कुछ हक भी नहीं है ना, तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कौन आता है? डिबेंचर ट्रस्टी। लेकिन तुम लोग कितने होने चाहिए? एक्सीडिंग 500 से ज्यादा है तो डिबेंचर ट्रस्टी रखना ही पड़ेगा। मतलब ज्यादा लोगों का अगर इंटरेस्ट हिट होगा तो डिबेंचर ट्रस्टी इन सबको संभालने के लिए, ज्यादा लोग नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। फिर से रीड करूं, कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस ऑफर इनविटेशन टू पब्लिक टू इट्स मेंबर एक्सीडिंग 500 फॉर द सब्सक्रिप्शन डिबेंचर अनलेस द कंपनी बिफोर सच इशू करने से पहले अपॉइंट कर ले एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी। सिंपल भाषा में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करे तब ये सारे काम करे। कंपलसरी आपको डिबेंचर ट्रस्टी रखना पड़ेगा अगर आपके डिबेंचर कितने 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर है तो, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोल दिया? एज में भी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब बोल दिया मतलब रूल्स रेगुलेशंस। कहां का प्रिस्क्राइब बोल दिया? रूल नंबर 3 में बोल दिया, सॉरी सबसेक्शन 3 में बोल दिया और सबसेक्शन 5 में। 5 पॉइंट याद हो गए। पहला, कन्वर्टेबल एसआर पास करके पूछ कर। सेकंड, नो वोटिंग राइट वाला। थर्ड, सिक्योर्ड है तो टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रिस्क्राइब है। फोर्थ, डीआरआर अकाउंट बनाने का। फिफ्थ, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने का 500 से ज्यादा होते हैं तो, ठीक है, तभी आप प्रोस्पेक्टस सब इशू कर पाओगे, नहीं तो हम तुम्हें करने नहीं देंगे। चलो, अब जो डिबेंचर ट्रस्टी है उसे अपॉइंट करने की बात 5 में बोल दिया, इसका काम बता रहे। डिबेंचर ट्रस्टी शेल टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर एंड रिड्यूस करेंगे उनके सारे ग्रीवियंस एज में भी प्रिस्क्राइब। जहां जहां प्रिस्क्राइब है मतलब रूल्स है, तुम्हारी बुक में वो डिटेल में रूल्स पढ़ेंगे, ठीक। चलो, तो क्या बोलता है 6 पॉइंट? डिबेंचर ट्रस्टी तुम्हारा काम है डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? प्रिस्क्राइब तरीका। सब सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट। अब मान लो डिबेंचर ट्रस्टी नालायक, उसका काम क्या था? तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मैं हूं वो नालायक, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, नेग्लिजेंसी करी। रूल बोलता है कि मुझे कंपनी के साथ डिबेंचर ट्रस्ट डीड साइन करनी है। मैं डिबेंचर ट्रस्टी हूं तो उनका और मेरा एक अग्रीमेंट, उस अग्रीमेंट में सारी बातें लिखी होंगी। तो क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूं तो मैंने क्या बोला? अगर मुझसे गलती से कोई गलती हो गई, गलती से कोई अगर गलती हो गई, ठीक है, तो मुझे उस गलती की सजा नहीं मिलेगी। ऐसे मैंने डीड में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा दिए। अगर मैं ऐसा करके कुछ लिखवा देती हूं तो बच्चों ये सही है कि गलत है? गलत है। मैं ऐसा कैसे कुछ लिखवा सकती हूँ? मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ रही हूँ। तो पहले सिंपल लैंग्वेज में रीड करेंगे फिर बेयर एक्ट की लैंग्वेज। ट्रस्टी की लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी, एनी क्लॉज इन द ट्रस्ट डीड, अगर ट्रस्ट डीड जो मैंने साइन किया है, एक तरफ कंपनी एक तरफ डिबेंचर ट्रस्टी, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है जिसे हम बोलेंगे ट्रस्ट डीड। वो जो ट्रस्ट डीड साइन हुआ है उसमें मैंने एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखवाई है, एग्जेम्प्ट किया है डिबेंचर ट्रस्टी को फ्रॉम द लाइबिलिटी ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। अगर मैंने कोई भी ट्रस्ट तोड़ा तो मेरे सर पे लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर मैंने अग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज डाला है तो वो एकदम गलत है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज रीड कराऊंगी। ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मस्ट शो केयर ड्यू डिलिजेंस इन देयर ड्यूटीज, कैन नॉट अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ दे फेल टू डू सो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसे पूरा ध्यान देना है। अगर वो ध्यान नहीं देता है तो यस उसकी लाइबिलिटी भी बनेगी। तुम अग्रीमेंट में कोई क्लॉज डाल के बच नहीं सकते। एग्जेम्पशन बाय द डिबेंचर होल्डर, लेकिन एक मौका है डिबेंचर होल्डर जो तुम्हें दे सकते हैं। देखो हमेशा एसआर बोला जाता है, ओआर बोला जाता है। ये ओआर पास करने वाले, एसआर पास करने वाले कौन है? ये वोटिंग किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। तो कभी भी अगर शेयर होल्डर के अलावा कोई और वोट करता है तो एसआर टर्म यूज नहीं किया जाता। अब गलती मैंने किसके साथ, गलत किसके साथ था? डिबेंचर होल्डर के साथ। तो डिबेंचर होल्डर तुम मेरी गलती की मुझे माफी दे सकते हो। तो अब डिबेंचर होल्डर की मीटिंग होगी और उसमें वो 75% टोटल डिबेंचर अग्री करते हैं और मुझे अगर एग्जेम्पशन देते हैं तो यस ट्रस्टी की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। क्या यहाँ पे एसआर लिखा? क्या लिखा? 75%, या फिर क्या लिखा है? 3/4 इन वैल्यू।
ठीक है, क्यों एसआर नहीं लिखा? क्योंकि एसआर तो पास करने वाला राइट बस इक्विटी शेयरहोल्डर के पास होता है, इसके अलावा कोई और भी करेगा, चीज सेम है, लेकिन टर्म नहीं यूज किया जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन वाला। तो यहां पर अब जरा ये लाइन पढ़ो, ये पूरा मेन प्रोविजन पढ़ना भी, और मुझे बताओ क्या मेन प्रोविजन समझ में आ रहा है? बेरेट की लैंग्वेज भी रीड करना बच्चों एक आर्ट है ना, इस आर्ट को सीखना है तुम्हें, पढ़कर देखो समझ में आ रहा है? आ गया? नहीं आया? चलो मैं रीड करूंगी। एनी प्रोविजन कंटेन इन दी ट्रस्ट डीड, आप अपनी ट्रस्ट डीड में ऐसा कोई भी प्रोविजन लिखते हो, ट्रस्ट डीड समझ में आ गया कौन सा? कंपनी और ट्रस्टी के बीच में जो हुआ, ठीक है। फॉर सिक्योरिंग, उस ट्रस्ट डीड को आपने बनाया था किस लिए? डिबेंचर को जो इशू किया उसको सिक्योर करने के लिए। और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय ट्रस्ट डीड, कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था डिबेंचर होल्डर के साथ जो कि क्या हो रहा था, उसको डिबेंचर होल्डर को सिक्योर करने को लेकर था, जो भी ट्रस्ट डीड, साफ साफ बोल दे उसे हम वॉइड मानेंगे अगर इट वुड बी इफेक्ट एग्जेम्प्टिंग ट्रस्टी। अगर आप किसी भी डीड में आप कोई भी क्लॉज ऐसा लिखते हो जिसमें आप ट्रस्टी को क्या दे रहे हो, छूट दे रहे हो फ्रॉम, या फिर क्या करो, इंडेमनीफाइंग, मतलब उसे कंपनसेट करो, उसे छोड़ रहे हो, माफी दे रहे हो, अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई भी लाइबिलिटी जो उस पर अराइज होती है जो उसने ट्रस्ट ब्रीच किया उसके लिए। ही फेल टू शो, क्योंकि उसने सावधानी नहीं बरती, ड्यू डिलिजेंस नहीं किया ट्रस्टी ने, हैव रिगार्ड द प्रोविजन ऑफ द ट्रस्ट डीड कन्फरिंग ऑन हिम एनी पावर अथॉरिटी या फिर डिस्क्रिएशन, तो आपको साफ बोल दिया है कि उसकी माफी आपको नहीं मिलेगी, प्रोवाइडेड दैट लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर मेजोरिटी के डिबेंचर होल्डर, उनका मतलब मेजोरिटी से मतलब क्या है, 3/4 इन द वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर, अगर मीटिंग में हाँ बोलेंगे तो, समझ में आए? तो अगर आपकी गलती है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, भरपाई से आपको मुक्ति कौन दे सकता है? डिबेंचर होल्डर सी 3/4 के। डन? सबसेक्शन 7 समझ में आए? चलो देखते हैं शुरू से याद है कि नहीं। पहला, कन्वर्टेबल एसआर पास करके। दूसरा, नो वोटिंग राइट। सिक्योर्ड में टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करो। डीआरआर अकाउंट बनाओ। ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, 500 से ज्यादा है तो, है ना, हम प्रोस्पेक्ट ये सब कुछ करने नहीं देंगे अगर आपने ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया। 5 हो गए पक्का? 6, ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ध्यान देने का। 7, ध्यान देना है ना, लापरवाही नहीं करना है, लापरवाही करोगे तो लाइबिलिटी आएगी, लेकिन तुमने अपनी लाइबिलिटी को बचाने के लिए डीड में कुछ ऐसा लिख दिया तो भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा अगर डिबेंचर होल्डर 3/4 के हाँ बोलते हैं तो। चलो 8, a company shall pay interest and they redeem the debenture in accordance with the terms and condition of their issue. Simple, पैसे देने पड़ेंगे प्रिंसिपल के साथ, इंटरेस्ट के साथ। डन? चलो 9th, where at any time debenture trustee comes to conclusion, डिबेंचर ट्रस्टी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं हूं वो डिबेंचर ट्रस्टी, मुझे कहीं से हवा लग गई कि जो ये बिल्डिंग की प्रॉपर्टी के जो रेट है ना गिर गए, अब गिर गए हैं, आपको अगले साल पेमेंट ही करना है, या तो अभी पेमेंट करने था गिर गए, तो मुझे हल्ला मचाना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा, शिकायत करनी पड़ेगी एनसीएलटी के पास कंपनी के अगेंस्ट। तो अगर डिबेंचर ट्रस्टी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे डिबेंचर ट्रस्टी कम टू द कंक्लूजन दैट द एसेट ऑफ द कंपनी इज इनसफिशिएंट, लोन ज्यादा है और एसेट की वैल्यू कम है, या फिर और लाइकली टू बिकम इनसफिशिएंट, जो डिस्चार्ज जिससे हम नहीं कर पाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, जब भी लगा कि कम हो गई, या फिर हो सकती है कुछ ऐसे काम हो रहे जिस कारण से प्रॉपर्टी वैल्यू कम हो सकती है, तो डिबेंचर ट्रस्टी में फाइल दी पिटीशन बिफोर दी एनसीएलटी, एनसीएलटी के पास जाके शिकायत करेगा। एनसीएलटी में आफ्टर हेयरिंग, अब एनसीएलटी कंपनी को बुलाएगी और डिबेंचर ट्रस्टी से भी बात करेगी, कंपनी और एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द मैटर, और दोनों की बातें सुनने के बाद एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगी, ऑर्डर पास करेगी और इंपोज सच इंस्ट्रक्शन, दोनों की बात सुनने के बाद उन्हें जो ठीक लगेगा कि नहीं नहीं कंपनी सही है, नहीं नहीं डिबेंचर ट्रस्टी सही है, जो सही होगा उस हिसाब से डिसीजन देगी। एनसीएलटी में कंसीडर नेसेसरी इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर का भी प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा डिसीजन देते वक्त। क्या सब सेक्शन 9 समझ में आए?
सबसेक्शन 9 बोलता है ट्रस्टी को जब भी लगे कि वैल्यू कम है, हो गई है या फिर हो सकती है, एनसीएलटी के पास तुरंत शिकायत करेगा। एनसीएलटी कंपनी से पूछेगी कि भाई सच में ऐसा कुछ है क्या, दोनों की बातें सुनकर ऑर्डर पास करेगी और इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखा जाएगा डिबेंचर होल्डर का। डन। 10 पॉइंट, कंपनी फेल टू रिडीम द डिबेंचर ऑन द डेट ऑफ देयर मैच्योरिटी। कंपनी पैसे अगर नहीं पे कर पाई, फेल टू पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं पे कर पाई या फिर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाई, एनसीएलटी में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी या फिर ऑल द डिबेंचर होल्डर, एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा। एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लेकर कौन आया था, सारे के सारे डिबेंचर्स या एनी डिबेंचर्स, ठीक है, या फिर शिकायत करने के लिए कौन आया था, ट्रस्टी। सबकी बातें सुनेंगी और उस हिसाब से ऑर्डर पास करेगी कि डिबेंचर को रिडीम करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर विथ ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, पेमेंट प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट के साथ। 9th क्या बोल रहा है, इनसफिशिएंट है तो शिकायत करो, ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसी सिचुएशंस आए, ठीक है। 10th क्या बोलता है, मैच्योरिटी डेट आ गई, कंपनी पे नहीं कर पाई, फेल हो गई, प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो भी है, तो शिकायत करने वाला ट्रस्टी हो सकता है, एनी डिबेंचर्स या ऑल डिबेंचर्स हो सकते हैं। एनसीएलटी उनकी बातें सुनकर डिसीजन देगा। तो 9th और 10th दोनों डिसीजन दे रहा है एनसीएलटी, लेकिन 9th में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो बीच में शिकायत आई है, ठीक है, और 10th में क्या हुआ है, पेमेंट नहीं किया तो शिकायत गई है। समझ में आया? चलो पूरे 10 पॉइंट बोलेंगे। पहला कन्वर्टेबल, एसआर पास करना पड़ेगा। दूसरा वोटिंग। तीसरा सिक्योर्ड, टर्म्स एंड कंडीशन जो बताइए रूल्स ने। डीआरआर अकाउंट, ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, 500 से ऊपर है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना है। 7, अभी लंबा चौड़ा पड़ा था ना कि कुछ ऐसा क्लॉज डाल दिया ट्रस्टी अपने आप को बचाने का सोच रहा है, बिल्कुल नहीं बचेगा, लेकिन बच सकता है फिर भी। 3/4, 7 पॉइंट हो गए। 8, प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। 9, अगर इनसफिशिएंट है तो शिकायत कर सकते। 10th, मैच्योरिटी में पे नहीं कर पाया तो शिकायत करेंगे। डन। 11 एक जमाने में था, अमेंडमेंट से हटा दिया, तो याद रखना 11 हट गया है, सीधा तुम्हें बेरेक में 10 के बाद 12 दिखेगा और 11th में लिखा होगा ओमिट, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी टू टेक अप या पे फॉर एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी। चलो मैं थोड़ा सा इक्विटी की बात करूंगी। क्या इक्विटी मुझे इश्यू करना है तो पब्लिक को कर सकती हूँ, आईपीओ लेके आ सकती हूँ। क्या प्राइवेटली प्लेस कर सकती हूँ, बोथ वे, ऐसे ही डिबेंचर के साथ भी है। डिबेंचर मुझे इशू करना है तो पब्लिकली भी कर सकती हूँ, अगर प्रोस्पेक्टस इशू करूँ तो पब्लिकली कर रही हूँ, और ऐसे ही प्राइवेटली भी कर सकती हूँ। मान लो मैं मुकेश अंबानी के पास इक्विटी लेकर जा रही थी प्राइवेटली, अब मैंने एग्जाम्पल चेंज किया, मैं मुकेश अंबानी के पास डिबेंचर लेकर जा रही हूँ प्राइवेटली, पब्लिकली नहीं दिया। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है आईटेक्स कंपनी के साथ टू टेक अप या पे फॉर एनी डिबेंचर of the company may be enforced by decree specific performance। एग्जाम्पल के साथ एबीसी लिमिटेड साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, मिस्टर एक्स के साथ, और उसे बोलती है कि मैं आपको 1000 डिबेंचर दूंगा, ठीक है, 1000 डिबेंचर दूंगा एट 1000 रुपीज ईच इन एक्सचेंज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो आप पैसा लगा रहे हो मैं इसमें डिबेंचर इशू करूंगा, कुछ नहीं, प्राइवेटली डिबेंचर जो मैंने मुकेश अंबानी को अप्रोच किया। लेटर एबीसी चेंज इट्स माइंड, उसका मन हुआ कि नहीं यार नहीं देते, ठीक है, रिफ्यूज टू गिव द डिबेंचर, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया, जब एग्जीक्यूट करने की बारी आई पीछे हट गया। मिस्टर एक्स फाइल करेगा केस कोर्ट में, ठीक है, अब एनसीएलटी हमारे यहाँ, तो अब मैं ऑर्डर दी एबीसी लिमिटेड टू इशू, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, कंपनी अब आप पीछे नहीं हटोगे, आपको एग्जैक्टली वो देना पड़ेगा जो आपने प्रॉमिस किया था, ये बोलता है सबसेक्शन 12, एग्जैक्टली वही देना पड़ेगा जो प्रॉमिस किया था, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दिस एंश्योर द कंपनी कैन नॉट बैक आउट दिस सच अग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। कुल मिलाकर सीन ऐसा है, यहाँ एक टर्म यूज किया, इसे समझाना चाहती हूँ मैं आपको। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मेरी एक अंगूठी है जो मेरी मम्मा ने मुझे दी है, वो गुम हो जाती है, मैंने क्या बोला, मुझे मेरी अंगूठी ही चाहिए, सामने वाला बोला भाई अंगूठी मत मांगो, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, उससे ज्यादा दुगनी कीमत, मैं कहूंगी नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगी और क्या बोलूंगी, मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या, एग्जैक्ट वही चीज। फॉर एग्जाम्पल घर कंस्ट्रक्ट करने की बात होती है, ठीक है, मुझे आपसे घर बनवाना है, आप घर बना के नहीं दे रहे,
ठीक है, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं घर नहीं बना के दूंगा, रादर मैं कंपनसेशन देने को तैयार हूँ, मैं कोर्ट में जाके शिकायत कर रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब एग्जैक्ट वही जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने बोला था वही मिलेगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है, कंपनसेशन ही होता है। ये आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सुना होगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब एग्जैक्टली वही जो आपके मेरे बीच में हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीजें स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल नहीं होती। ठीक है, तो जो नहीं होगी उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ इन्होंने कहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, आपको डिबेंचर ही देना पड़ेगा, जैसे कि उस केस में कोर्ट ने बोला हाँ आपको देना पड़ेगा। 12 समझ में आया? 13 आप ही को पढ़ना है, पढ़ो। सीजी के पास फुल पावर है। किस किस चीज की पावर है? फॉर सिक्योरिंग द इशू ऑफ डिबेंचर की प्रोसेस वो बताएगी। फॉर्म्स, डिबेंचर ट्रस्ट डीड का फॉर्म क्या होगा, सीजी बताएगी। प्रोसीजर डिबेंचर होल्डर टू इंस्पेक्ट, कैसे डिबेंचर होल्डर आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं ट्रस्ट डीड का, कौन बताएगा, सीजी। ऑप्टेन कॉपी, कैसे कॉपी लेंगे, याद आ रहा है रजिस्टर, मेंबर का रजिस्टर इंस्पेक्शन कैसा होगा, कॉपी कैसे लेना है, ये सारी की सारी प्रोसीजर डिसाइड करना, उसकी फीस डिसाइड करना, सब किसके पास है, सीजी के पास पावर। कितना क्वांटम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रखना है, ये सारी पावर सीजी के पास। कुल मिलाकर सीजी ही प्रिस्क्राइब करेगा प्रोसीजर। ये लिख दिया, दैट मींस इसकी भी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो क्यों इतना लंबा चौड़ा हो चुका है तुम्हारा, क्योंकि उन्होंने रूल्स बताए कि सीजी ने क्या प्रिस्क्राइब प्रोसीजर कर रखी है। ठीक है, फटाफट पहला, हाँ बेटा, हाँ जब भी प्रिस्क्राइब लिखा रहता है तो मैं यही तो समझाती हूँ। प्रिस्क्राइब मतलब क्या, सीजी। ऑब्वियस सी बात लिखी है उन्होंने, सीजी के पास पावर है, रूल्स बनाता सीजी ही है। तो वो खुद ही बता रहे कि बाकी जितनी प्रोसेस है वो रूल्स में दे रखी है, सीजी ने बता के रखी है। बस ये ऑब्वियस बात उन्होंने लिख दी। जो तुम्हें पता है वो कैसे पता चला, क्योंकि मैंने बताया। मैंने कैसे बताया, ये पढ़कर बताया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। डन, समझ में आया? अब एक बार फटाफट सारे पॉइंट। पहला, ऑप्शन टू कन्वर्ट कैसे होगा, थ्रू एसआर। दूसरा, नो वोटिंग राइट। देन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों कर सकते, लेकिन सिक्योर्ड के लिए टर्म्स एंड कंडीशन, सॉरी आए डीआरआर है, डीआरआर अकाउंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट करेगा डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को। क्या बनाना है, ट्रस्ट डीड बनाना है। और ट्रस्ट डीड में कुछ भी घटिया क्लॉज मत लिखना जिसमें ट्रस्टी बच जाए, लेकिन स्टिल अगर बचने के स्कोप है तो वो डिबेंचर होल्डर 3/4। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन देना का, डिबेंचर ट्रस्टी अप्रोच करेगा एनसीएलटी को अगर उसे कैसे ही भनक लगी, किस चीज की, एसेट इनसफिशिएंट हो गए हैं या फिर होने वाले हैं। एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा अगर कंपनी फेल हो गया टू पे रिडम्पशन। ठीक है, एक्स एक्स बोल रही 11 क्या है, ओमिट हो गया। 12, कॉन्ट्रैक्ट किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का तो देना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट, सीजी के पास प्रिस्क्राइब है रूल्स। क्या समझ में आया? अब तुम लोग अपनी बुक से पढ़ने के लिए हो गए हो एलिजिबल। सब सेक्शन 1 आप ही पढ़ोगे और मुझे बताओगे। सब सेक्शन 1 और हाईलाइट करते जाना कहाँ सब सेक्शन 1 है कहाँ सब सेक्शन 2 है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से याद हो गया है। आया समझ में? सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, डिबेंचर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, होली पार्शियली हो सकते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है करना है कन्वर्टेबल वाला तो एसआर पास करना। देखो तुम्हारी जो बुक है वो प्रॉपर वैसा बेयरक जैसा नहीं देती है, मेन प्रोविजन और प्रोवाइडेड दैट, फर्दर इन्होंने टर्म यूज किया फर्दर ऐसा। ठीक है, चलो सबसेक्शन 2, नो कंपनी इशू डिबेंचर जिसमें वोटिंग राइट हो। ठीक है, सबसेक्शन 3, कंपनी इशू कर रही है। अब देखो रूल 18 आ गया, इन्होंने कहा सबसेक्शन 3 रीड करेंगे हम विथ रूल, रूल नंबर 18 सब रूल 1 ऑफ दिस। ठीक, प्रोवाइडेड सिक्योर्ड डिबेंचर अगर इश्यू करना है मे बी इशूड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन। अब यहाँ पे आ गए आपके रूल्स। ठीक है, सिक्योर्ड इशू करना है तो कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आओ क्या कंडीशन है, हमेशा सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होंगे, रिडीमेबल। चलिए रिडीमेबल इरिडीमेबल की बात करेंगे, है ना। रिडीमेबल मतलब क्या, एक फिक्स टाइम के बाद रिपे करना पड़ेगा। इरिडीमेबल मतलब क्या, इरिडीमेबल इशू कर सकते हैं, चलो शेयर्स की बात करते हैं, है ना।
प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल इरिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते थे मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन में, 20। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 21 से 10% रिड्यूस पेमेंट करते चलना, यही था। वेरी गुड। आ जाओ बच्चों, रिडम्पशन क्लॉज में उन्होंने क्या बोल दिया, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 10 साल डिबेंचर के केस में। वो प्रेफरेंस था, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूजन है ना, डेटा बढ़ता जाएगा ना। प्रेफरेंस बोलता है मैक्सिमम 20 ईयर्स तक, और डिबेंचर क्या बोलता है, मैक्सिमम रिडीम कितना हो सकता है, 10 साल से एक ज्यादा नहीं। जनरल रूल, मतलब इसका भी एक्सेप्शन। चलो, तो रिडम्पशन क्लॉज, सिक्योर डिबेंचर में आप एक रिडम्पशन टर्म्स एंड कंडीशन डालोगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई मैक्सिमम 10 साल का ही होना चाहिए। 10 साल कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम दी डेट ऑफ इशू। चलो, द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी, नीचे कुछ लिस्ट दे रखी है कंपनीज की, उनको बोला है भैया तुमको 10 नहीं, तुम्हारे लिए तो 30 ईयर्स है, जिसमें सबसे पहले कंपनी वही कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। तो डिबेंचर का मैक्सिमम रिडम्पशन ड्यूरेशन क्या है, 10 ईयर्स, जनरल रूल। एक्सेप्शन, कुछ कंपनीज को बोला है 30 ईयर्स तक जा सकता है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बात बता दो, चलो पहला क्या बोल दिया, वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रही है। चलो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जरा एग्जाम्पल, फ्लाईओवर आ गया, और ब्रिज आ गया, और कंस्ट्रक्शन, डैम, ये जो इतने बड़े बड़े वो इलेक्ट्रिसिटी वाले टावर्स देखते रहते हो, कभी बाय रोड गए होंगे या ट्रेन से देखा होगा आपने, वो जो एनर्जी वाले है ना, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। ठीक है, अगर आईटेक्स कंपनी ये सब बना रही है तो हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं सिक्योर्ड वाले, कितने साल के लिए, 30 ईयर्स के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है ना। चलो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, चलो थर्ड भी एक बार पढ़ा देती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, इन दोनों में डिफरेंस खुद एक बार पढ़ो और मुझे बताओ। एनबीएफसी समझते हैं, एनबीएफसी समझते, सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों को दोनों एनबीएफसी। इन्होंने कहा, सेकंड पॉइंट बोलता है आईटेक्स कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ना, उनको फाइनेंस देने का काम करती है वापस। पहला वाला क्या बोला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है ना उनको छूट है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है उनको भी डिबेंचर 30 ईयर्स तक का इशू करना अलाउड है। क्या ये बात समझ में आई, फाइनेंस देने वाला, ठीक। आईटेक्स कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करी, कोई एबीसी कंपनी है जो हमें फाइनेंस की फैसिलिटी देता है, तो एबीसी कंपनी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी को फाइनेंस की फैसिलिटी देता है, तो एबीसी को भी बोल दिया तुम भी जाओ 30 साल के लिए डिबेंचर इशू कर लो। बात समझ में आ गई क्या, पक्का। सेकेंड और थर्ड सेम है, बस यहाँ फाइनेंस की बात हो रही है और यहाँ पे क्या बोला, डेट फंड। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो। आईएफसी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। दूसरा क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। दोनों के दोनों एनबीएफसी के टाइप है। एनबीएफसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सिविल जब पढ़ाऊंगी है ना, सिविल जब पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी। एनबीएफसी के बहुत टाइप, मुथूट फाइनेंस सुना होगा तुमने। तुम देखो ना, एक एनबीएफसी होती है जो गोल्ड को फाइनेंस करती है, एक एनबीएफसी होती है जो बोलता है ट्रक ऑटोमोबाइल्स को फाइनेंस करेंगे, एक एनबीएफसी है जो क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने का काम कर रही है। तो कोर काम सबने डिसाइड कर लिया। तो एनबीएफसी समझते, ये कुछ कंपनीज है जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस की फैसिलिटी देती है। तो वो एनबीएफसी जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस दे रही है उसे हम बोलते हैं पहला वाला टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, ठीक है। दूसरा वाला जो है, थर्ड वाला पॉइंट, वो क्या बोल रहा है, पुराने वालों को। अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ काम, मुझे फाइनेंस की फैसिलिटी देने वाली एनबीएफसी। मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया लेकिन मेरा काम जो काम है उसको मुझे और एक्सटेंड करना है। इसी रोड का एग्जाम्पल ले लो, फिर से फिर भाग गए, पता चला तुम लोग को आगे की रोड थोड़ी ना बन रही है, भाग गए फिर से आधी रोड बनाकर, तभी तो ऐसा पड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से बनाए फिर भाग गए। ठीक है, तो मान लो अगर एक काम खत्म हो गया है, दूसरा काम रुका हुआ है ना, क्यों नहीं हो पा रहा, जस्ट बिकॉज फाइनेंस के कारण। काम तो पुराना हो चुका है ना, ये नया प्रोजेक्ट है क्या कि पुराना है। अगर पुराने प्रोजेक्ट को रीफाइनेंस की फैसिलिटी देने वाला सेकंड वाला एनबीएफसी है,
एक एनबीएफसी का काम है कि हम नए प्रोजेक्ट को फाइनेंस देते, और एक का काम क्या है, हम पुराने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ये जो घर है ये मैंने लोन पे लिया, पहली बार फाइनेंस हुआ, तो नया, ठीक है। अब इनका टाइम आ चुका है, मैं पे नहीं कर पा रही, तो मैंने क्या किया, लोन के ऊपर लोन ले पा लिया, इस लोन को पे करने के लिए किसी और बैंक से लोन ले लिया, तो अब ये पुराना हो गया। तो ये दो एनबीएफसी, ये दो, ये ज्यादा डिटेल बता रही हूँ, वैसे इतनी यहाँ पे जरूरत नहीं है, नाम याद रखना है, ये सिविल में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बस समझना, जो ये सेकंड वाला पॉइंट है ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करता है, और जो थर्ड वाला है ये पुराने को करता है। ये कैसे याद होगा, डायरेक्शन 2007 वाला और डायरेक्शन 2011 वाला, आरबीआई के डायरेक्शंस आते रहते हैं, जो 7 के अकॉर्डिंग है, जो 11 के अकॉर्डिंग। 7 वाला न्यू को प्रमोट करता है और 11 वाला ओल्ड प्रोजेक्ट को फाइनेंस की फैसिलिटी देता है, लेकिन किन को, जो फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ही हो। समझ में आया। आखिरी पॉइंट, चुपचाप इन्होंने बोला सीजी, वो सारी कंपनी जिन्हें मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ सीजी, आरबीआई, एनी अदर जो वो लोग प्रिस्क्राइब कर दे। चलो, तो कितने साल मैक्सिमम रिडीम हो सकता है, 10, लेकिन 30 इयर्स 4 लोग को अलाउ किया, ठीक है। पहला का जो काम कर रहे हैं, दूसरा को फाइनेंस देने वाले न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, दूसरा सॉरी तीसरा जो क्या करते हैं, रीफाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। नाम ही याद रखना पड़ेगा, काम तो याद हो गया तुम लोग को, लेकिन एग्जाम में नाम भी तो लिखना पड़ेगा। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एनबीएफसी, नाम याद रखना है। और आखिरी एनी अदर, जो सीजी आरबीआई बोले। चलो, अब क्या डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना होता है, अपॉइंट करना होता है 500 से ज्यादा है तो, ठीक है। चलो, हेडिंग अच्छे से पहले पढ़ो, दो हेडिंग है, पहला अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, दूसरा क्या बोला, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट डीड। चलो, द कंपनी शेल अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर, कब अपॉइंट करना, बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस लेटर ऑफर सब्सक्रिप्शन टू इस डिबेंचर। पढ़ा था अभी ऊपर ही हमने, क्या पढ़ा था, पहले डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करो फिर प्रोस्पेक्टस लाने देंगे। चलो, अपॉइंट पहले कर लो ताकि उस ऑफर डॉक्यूमेंट में ट्रस्टी का नाम लिखा होना चाहिए। जब मैं तुम्हें ऑफर दूंगी उसमें ट्रस्टी का नाम लिखा होगा, मेरा नाम लिखा होगा, ये डिबेंचर ट्रस्टी है, कल को तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो इसको अप्रोच करने का, ठीक है। मेरे साथ अग्रीमेंट हो जाना चाहिए, मेरे साथ ट्रस्ट डीड साइड हो जाना चाहिए। नॉट लेटर देन दी 60 डेज आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, जब आपका अलॉटमेंट हो रहा है वहां से 60 डेज के अंदर डिबेंचर ट्रस्ट डीड, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए डीड साइन हो जानी चाहिए, मतलब साइड टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करो। प्रोस्पेक्टस में नाम पहले चला जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट होना चाहिए, डीड बनाने के लिए समय दे दिया गया है। कितना समय दिया है, जब अलॉटमेंट हो जाएगा वहां से 60 डेज से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, नॉट लेटर देन 60 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। क्या ये बात समझ में आई। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ पहले डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हुआ, फिर हमने ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, फिर हमने अलॉटमेंट किया, और हमारे पास समय है यहाँ से 60 डेज का कि डीड वीड साइन करवा लो फटाफट। समझ में आ रहा है पक्का। क्या लिखा है, सिक्योर्ड है, किसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ रहे हो, सबसेक्शन 3 सिक्योर्ड के टर्म्स एंड कंडीशन। तो पहले उन्होंने रिडीमेबल क्लॉज की बात करी, ठीक है। अब ये क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट की बात करी, मतलब ये सारे पॉइंट्स है। रूल्स हम पढ़ रहे हैं, रूल में पहला रूल उन्होंने बताया रिडम्पशन के बता दिए, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट के बता दिए, अब वो किसके बता रहे, सिक्योरिटी, क्योंकि ये सिक्योर्ड है तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा। अब पहले ये शॉर्ट में पढ़ा दूं फिर तुम्हारी बुक की लैंग्वेज। When company issues secured debenture must create charge, चार्ज बोलेंगे या मॉर्गेज, आपका कंपनीज एक्ट मॉर्गेज टर्म यूज नहीं करता है, आपको समझाने के लिए मैं मॉर्गेज बोलती हूँ, गिरवी बोलती हूँ, अदरवाइज टर्म क्या है, चार्ज, ठीक है। ऑन इट्स प्रॉपर्टी या फिर और ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग या सब्सिडी या फिर एसोसिएट। समझना, गिरवी क्या रख सकते हो, कंपनी की प्रॉपर्टी, तुमको इशू कर रही हूँ आईटेस कंपनी की प्रॉपर्टी गिरवी, लेकिन जरूरी नहीं है कि बस आईटेस कंपनी की ही प्रॉपर्टी गिरवी रखूं, मैं अपनी होल्डिंग कंपनी की कर सकती हूँ, मैं अपनी सब्सिडी कंपनी की कर सकती हूँ, मैं अपनी एसोसिएट कंपनी की भी कर सकती हूँ। समझ में आया। चलो, सिक्योरिटी मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है, एग्जाम्पल व्हीकल, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जनरल बातें। स्पेशल केसेस, एनबीएफसी, एनबीएफसी अगर ये सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हैं कैन ऑल्सो क्रिएट चार्ज, एनबीएफसी भी क्या कर सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉर्मल कंपनी की तरह ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी चार्ज क्रिएट करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है
और उसमें स्टेट और सेंट्रल गारंटी दे रहा है, नो नीड टू। भाई सरकार है, सरकार को क्या बोला, तुम्हारे सिक्योर्ड है और तुम्हें कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडरी लोन, चार्ज कैन क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये हमने ऊपर ही समझ लिया था। ठीक, अब तुम्हारी ये बुक की लैंग्वेज फटाफट अभी क्या भी रीड करो और मुझे बताओ समझ में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, इसलिए इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जो नहीं समझ में आएगा पूछने का। बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ा है और ये तुम्हारी बुक की बोरिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं प्रेजेंटेशन बोलो। कौन सी वाली, ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपको, हाँ अच्छा बता रही हूँ। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडी एसोसिएट, ये तो समझ में आए, या फिर एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ मूवेबल और यहाँ पे इमूवेबल। ठीक है, वेर एवर सिचुएटेड, क्योंकि इमूवेबल है, आप हमें बताओ एड्रेस के साथ कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी, हो सकता है जबलपुर में 4 हो, है ना, तो सिचुएटेड या फिर उसमें किसी कोई भी इंटरेस्ट हो, तो उसमें समझ में आया ये। स्पेसिफिक क्यों बोला है, अच्छे से नाम बताओ विथ एड्रेस, क्योंकि हो सकता है 4, एक झोपड़ी होगी बाकी 3 अच्छे घर होंगे, झोपड़ी को गिरवी रखा है, स्पेसिफाई करो कौन सी वाली विथ एड्रेस। पागल बना सकते हो तुम लोग, है ना, इसीलिए। समझ में आया, सारी चीजें समझ में आई। क्या दे रखा है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, ऊपर बार बार सिक्योरिटी क्रिएट करना। देखो बच्चों अभी हम सेक्शन कौन सा है 71 और सब सेक्शन 3, अब देखो 3 के अंदर अभी हम गोल गोल घूम रहे रूल्स, क्योंकि अब तुम्हें 4 5 6 पता चल गया है तो अब टेंशन नहीं है, आपकी बुक ने रूल्स को बहुत डिटेल में बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंस है इसीलिए। ठीक है, इन्होंने कहा जब हम रूल बता रहे थे तो हम सिक्योरिटी क्रिएट करने की बात कर रहे थे। सिक्योरिटी क्रिएट करने का मतलब क्या है, इट मीन्स कीपिंग अ प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज इन फेवर ऑफ, जो गिरवी रखा जाएगा ना किसके फेवर में, डिबेंचर ट्रस्टी। तुम डिबेंचर होल्डर हो, तुम्हारे लिए हमेशा शिकायत करने के लिए कौन खड़ा रहेगा, डिबेंचर ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी के नाम के साथ होगा ये अग्रीमेंट। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, तुम बेनिफिशियरीज हो जाओगे। डिबेंचर होल्डर बेनिफिशियरीज है, कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज द प्रॉपर्टी, तुम डायरेक्टली यूज नहीं करोगे। डिबेंचर ट्रस्टी होल्ड करके बैठा रहेगा प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी किसके अंडर में होगी, डिबेंचर ट्रस्टी, क्योंकि वो ही उस ट्रस्टी ही ख्याल रखेगा उस प्रॉपर्टी का आपके लिए। इफ कंपनी फेल टू पे, ट्रस्टी उसे बेचेगा सिक्योर्ड प्रॉपर्टी को और आपको आपका पैसा पूरा का पूरा दिलवाएगा। पढ़ो उस बॉक्स को। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है, किसके नाम से जाएगा, डिबेंचर ट्रस्टी का नाम लिखा होगा उसमें, एक एक डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, समझ में आ गया रूल्स। अब इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने कहा चलो पूरा सम अप करते। अभी सबसेक्शन 4 नहीं आया है, टू सम अप पूरी प्रोसेस बता रहे हैं वो आपको, किसकी प्रोसेस, डिबेंचर की। डिबेंचर की प्रोसेस, चलो सबसे पहले उन्होंने कहा ऑब्टेन करेंगे एक वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम दी रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कौन होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, नव्या। कौन होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सी जी, महक। क्या होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, उसने भी सीजी बोला गलत, तुमने भी उसको आगे कंटिन्यू किया गलत। सी, मैं ये भी रजिस्टर्ड वैल्यू होता कौन है, अक्सर बताया मैंने, जो वैल्यूएशन करता है। और ज्यादातर मैंने क्या बोला था, वैल्यूएशन करने कौन आगे आता है, सी आते हैं वैल्यूएशन करने। तुम भी बन सकते हो, बस तुम लोग प्रैक्टिकल में ध्यान नहीं देते हो, है ना। आ जाओ, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएगा रजिस्टर्ड वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्टेबल डिबेंचर टू इशू। हमें प्राइस डिसाइड करनी है, हमें प्राइस डिसाइड करनी है किसकी, कन्वर्टेबल डिबेंचर। आज डिबेंचर इशू किया, आगे चल के इक्विटी में जाएगा,
तो सही वैल्यू में इक्विटी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यूअर आओ, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन होता है वैल्यूअर का, वही ये काम करेगा, इसलिए उसका नाम रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। ये वैल्यूअर वैल्यू कैलकुलेट करेगा और रिपोर्ट देगा। इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कोई शेयरहोल्डिंग डाइल्यूट नहीं हो रही है। शोल्डर इक्विटी शोल्डर को कोई टेंशन हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसे तो बस देने हैं। इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी जस्टिफिकेशन प्राइस आर नॉट एप्लीकेबल। रजिस्टर वैल्यू को अपॉइंट करो ताकि जब कन्वर्ट होगा तो इक्विटी का कितना इनको पोर्शन मिलेगा उसे कैलकुलेट करने के लिए। चलो, तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग करवानी है। प्रोसेस पढ़ रहे, बोर्ड मीटिंग करानी है। कंसीडर अप्रूव दी डिबेंचर्स इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशन। आइडेंटिफाई करो ग्रुप ऑफ पर्सन किसको डिबेंचर प्रपोज करने का सोच रहे हो। अप्रूव करो ऑफर लेटर जो इशू करोगे। आप चाहो तो उसमें परिपासु वाला क्लॉज डाल सकते हो, ठीक है। फिक्स करो डे, डेट, टाइम, एजेंडा। जनरल मीटिंग करवाना है, जनरल मीटिंग में पूछना है हमें, याद करो। कन्वर्टेबल करवाना है तो एसआर पास करवाना पड़ेगा। ऊपर ही पहला पॉइंट बोल रहा है हम कन्वर्टेबल करवाना चाहते हैं, तो आपको सटीक प्रोसेस बता रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रोसेस। क्या बोला? कन्वर्टेबल करवा रहे हो, पहले रजिस्टर वैल्यू से वैल्यू निकालो, क्योंकि अब हम शोल्डर की मीटिंग करवाएंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या हम करवा ले। तो ये शोल्डर पूछेंगे कि अच्छा करवाना चाहते हो, हमें बताओ हमारी वोटिंग कितनी डाइल्यूट हो जाएगी, हमारा जो प्रपोर्शन है वो कितना डाइल्यूट हो जाएगा। तो पहले से पूरे काम आपको करके रखने ताकि जनरल मीटिंग में आप सबको जवाब दे सको। तो चलो, जनरल मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट करके अप्रूव करवाओ। In case public company, copy of board resolution for issue of debenture with the ROC। पब्लिक कंपनी है तो ज्यादा फॉर्मेलिटीज ROC को बताना पड़ेगा। बाजू में उन्होंने बोल दिया MGT 14 के थ्रू बताना। चलो फाइनली, ये क्या लिखा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम तो एक ही होता है, बाकी सब ईजीएम ही होते हैं, ठीक है। चलो, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया है, जनरल मीटिंग हो रही है। इंक्रीज द बोरिंग पावर। चेक कर लो भाई, लिमिट तो नहीं क्रॉस कर रहे हो, अल्ट्रा वायरस तो नहीं कर रहे हो बोरिंग का। डिबेंचर भी तो इशू हो रहे हो तो बोरिंग भी हो रही है, उधार ही ले रहे हो। लिमिट के अंदर हो कि नहीं चेक कर लो, और डिबेंचर इशू कर रहे हो। MGT 14 ROC को पैरेलली बताते जाने का। ओपन करो एक सेपरेट बैंक अकाउंट शेड्यूल बैंक में, उसमें पूरा का पूरा डिबेंचर का पैसा रखने का। प्रिपेयर द लिस्ट सच पर्सन जिसको आप डिबेंचर अलॉट कर रहे हो। सेम जब आप शेयर को करते हो ना, जैसे आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, शेयर किया, एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा प्लीज संभाल के रखो, फिर आप अलॉटमेंट दोगे। तो ये लिखा है कि ऑफर करोगे सब्सक्राइब डिबेंचर को, ठीक है। फिर ऑफर लेटर दे दो बाय द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द सीरियली नंबर्ड। डिस्पैच करो लेटर ऑफर आइडेंटिफाई पर्सन। लेटर ऑफर मतलब कि हम अब आपको दे रहे हैं फाइनली। मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड, किस किस को आपने दे रखा है, फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा पास 5 में। रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी थ्रू दी चेक डिमांड। आप किस किस के थ्रू आप पैसा दे सकते हो? क्या बोल रखा है, कैसे दे सकते हो? चेक, DD बहुत पुराना हो चुका है, अदर बैंकिंग चैनल, लेकिन कैश फॉर्म में नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। कीप द रिकॉर्ड बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द पेमेंट इज, ठीक है, कहां से आ रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करो। फिर बोर्ड मीटिंग करवाओ विद इन दी 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सब्सक्रिप्शन मनी। कंसीडर करो अलॉटमेंट, ड्राफ्ट, अग्रीमेंट, सारी चीजें करो। मेक नेसेसरी एंट्रीज। अब फाइनली रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में उन डिबेंचर होल्डर का नाम लिखो जिनको दे दिया। मेक नेसेसरी एंट्रीज। ये क्या लिखा है? रजिस्टर ऑफ चार्ज। ये क्यों लिखा है रजिस्टर ऑफ चार्ज? सिक्योर्ड है ना। मॉर्गेज में क्या क्या रखा है, सारी चीजें। फिर इशू करो सर्टिफिकेट, तुमको मिल जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी, सेटलमेंट, जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होते हैं डीड वीड के लिए, वो सब आप सेटलमेंट करो। तो ये पूरी उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस दे दी। फिर से इनसे रहा नहीं गया। ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? अब हम रिडम्पशन का पढ़ो, अभी पढ़ो, अभी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। भूल गए ये सेक्शन 71 का पूरा बताना तुम्हें। 3 में अभी गुम हो गए हैं ये लोग। रिडीम करने की प्रोसेस। अब आज वो समय आ गया जिसमें हमें पेमेंट देनी है आपको वापस। तो क्या करोगे? पहले बोर्ड मीटिंग, डिबेंचर को बताओ सबको, कोऑर्डिनेट करो बैंक्स के साथ। क्यों? क्योंकि आप पैसे देने हैं, ठीक है। रजिस्टर में चेंज करेंगे, अब इन लोगों को पैसे रिटर्न कर रहे हैं। और दूसरे रजिस्टर कौन सा? चार्ज रजिस्टर में जो गिरवी था वो भी हट जाएगा। फर्दर इन केस ऑफ कंपलसरी, किस टाइप का डिबेंचर है डिपेंड करता है, कंपलसरी है, फुल्ली है, पार्शियली है। रिडम्पशन सिक्योर डिबेंचर नॉट एक्सीडिंग, कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 10 साल। लेकिन आप चाहो तो क्या कर सकते हो? चाहो तो क्या कर सकते हो? 30 साल। 30 साल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। तीसरे वाले का नाम बताओ अच्छे से।
नाम और काम दोनों याद रखना है, ठीक है। फिर एंट्री हुई सेक्शन 179 और 180, जरा बताओ 179 और 180। पावर क्या थी, कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोन ले सकते थे, बोरिंग कर सकते, लिमिट, एग्रीगेट ऑफ पेड अप, प्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके ऊपर जाने का तो रिस्ट्रिक्शन था, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये लिखा है बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, नॉट एक्सीडिंग। समझ में आया? चलो, बस आज इतना ही पढ़ाऊंगी, ठीक। सच बताऊं तो तुमने कोर बातें पढ़ ली है, बस मार्क कर लो। ये क्या है, ये तो समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। मार्किंग करते चलो, जा तुझे पता चल जाए। ये मार्किंग कर लो। सबसेक्शन 1 रिपीट है क्योंकि ये कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये पढ़ा था ना, डिबेंचर को कन्वर्ट किया जा सकता है, और इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस भी पढ़ ली। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, डीआरआर अकाउंट बनाना है, लिख लो यहां पर, लिखना भूल गए ये लोग। 71 का सबसेक्शन 4 फिर से रिपीट। इन्होंने क्या बता दिया है, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी बताई है, ठीक है। नीचे जाते जाएंगे, आएगा कभी तो आएगा। आ जाओ, ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड लिखो इसमें, सेक्शन 71 का सबसेक्शन 5। लिख लिया 5। देखो सारी वही चीजें 3/4 से, हाँ ये सब करना, बस रूल्स बीच में है। फिर से डिबेंचर ट्रस्ट डीड दिख रहा है, फिर से 71 का 5 बोलो। बीच में ये देखो 71 का 8 दिख रहा है, हाईलाइट कर लो 71 का। ये बॉक्स ढूंढो पहले, ये डब्बा ढूंढो, इसके ठीक ऊपर सबसेक्शन 8 और नीचे सबसेक्शन 7 दिखा। अब देखो नंबरिंग भी इधर उधर कर रखी है उन्होंने, ठीक है। फिर सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 10 मिला, 11 था कि नहीं था, 11 नहीं था, 11 12 इन्होंने बताया भी नहीं, 11 12 13 बताया नहीं, 11 तो हट गया है। और 12 क्या था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और 13 क्या था, सीजी। वो बीच में पढ़ेंगे तो कहीं छुपा कर वो भी लिखा होगा, भले नंबर ना दिया हो, छुपा के लिखा होगा। तो कुल मिलाकर आपका ए पार्ट ना ऑलमोस्ट खत्म है। लेकिन जब भी अब राखी की छुट्टी है बच्चों, है ना, 9th को राखी की छुट्टी हो गई, 10th को संडे हो गया, 11th को मैं नहीं पढ़ाऊंगी, 12th को मैं आऊंगी, ठीक है। तो प्लीज जब 12th की क्लास होगी तो एक बार इसे ना रिवाइज कर आना, ठीक है। और बाकी के सेक्शन फटाफट होते जाएंगे, मतलब मेजरली हम पढ़ने आएंगे बी पार्ट, ठीक है। लेकिन ये एक बार रीड कर लेना, ठीक। चलो आज की सभा समाप्त।